आज की हिंदी कहानी को लेकर आदरणीय अशोक जी का ये कहना था कि मैं कुछ कहूँ अपनी बात। और पिछले कई सालों से हिंदी कहानी को पढ़ते हुए, उस पर पत्रिकाओं में लिखते हुए, उसमें मैं कुछ निष्कर्षों पे पहुंचा हूं। हालांकि कुछ मेरे निष्कर्ष जो है वो उनसे मैं अपने ही निष्कर्षों से हमेशा सहमत नहीं होता, बाद में यही निष्कर्षों से असहमत भी हो जाता हूं। तो जो भी मेरा पढ़ने का अनुभव है, कहानी पढ़ने का अनुभव, रीडिंग, उसको लेके मैं कुछ अपने बातें, कुछ विचार प्रकट करने का दुस्साहस करूंगा। देखिए, आज की हिंदी कहानी, बहुत सारे महत्वपूर्ण कहानीकार भी यहाँ मौजूद हैं, उपन्यासकार हैं। ये आज की हिंदी कहानी में आज शब्द जरा व्यापक है। ये कैलेंडर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तारीख से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है आज की तारीख, बल्कि इसमें आज में व्यापकता है। मैं चाहूं तो इस आज में पिछले 20-25 साल को भी समाहित कर सकता हूं, और इस आज में पिछले 2-4 साल को भी इसमें समाहित कर सकता हूं। तो ये वक्ता के लिए बड़ी सुविधा की बात है कि वो जैसे चाहे इस आज शब्द को, इसमें जो चाहे, जितने चाहे वर्ष वो इसमें डाल सकता है। लेकिन एक रेखांकित करने की बात यह है, आज का मतलब यह है कि आज की संवेदना, आज की चुनौतियां, आज हम जिन सवालों से रूबरू हो रहे हैं और आज हम जिन परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं, उनका सामना हमारा साहित्य कैसे कर रहा है। और एक तरह से कहा जाता है कि ये युग उत्तर सत्य का युग है, पोस्ट ट्रुथ का युग है। ये भी कहा जाता है कि ये युग जो है वो इस हर काल से पुरानी मूल्यों, मान्यताओं के संदिग्ध हो जाने का युग है, और साथ साथ पुरानी बहुत सारी जो रूढ़ियां थी उनके पुनर्जागरण का भी युग है। तो कहने का ये अर्थ है कि हम एक अंतर्विरोध के युग में हैं। एक तरफ हमें ये सिखाया जाता है कि बहुत सारी आधुनिकता है, और आधुनिकताओं के साथ हम आधुनिकताओं से घिरे हुए हैं, और दूसरी तरफ का सत्य ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी पुरानी रूढ़ियां भी पुनः आक्रामक होकर लौट आई हैं। जाति की, क्षेत्र की, लैंगिक विकृतियां, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी धर्म से जुड़ी हुई, संप्रदाय से जुड़ी हुई, समुदाय से जुड़ी हुई रूढ़ियां, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी हिंसा, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी उपेक्षा, दंश, दमन, वो सब भी उसी गति से वापस आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम एक बहुत अंतर्विरोध को युग में हैं, कि हम इस युग को बहुत आधुनिकता का समय माने, कि हम इस युग को आधुनिकता के संकट का समय माने, जिसमें पुरानी रूढ़ियां, पुराने मूल्य फिर से जीवित किए जा रहे हैं, और जगह जगह आपको उन्हीं रूढ़ियों और उन्हीं मूल्यों की धमकी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अंतर्विरोध जो हम सब के दिमाग को एक तरह से मथ रहा है कि हम इस युग में हम कैसे जो है अपनी बात को, अपने सत्य को हम प्राप्त करें। और ये कहा भी जाता है कि केवल सत्य को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने की जो प्रक्रिया है उसको भी स्थापित करना पड़ता है। सत्य को आप स्थापित कर लेंगे, लेकिन सत्य को प्राप्त करने की, स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे एस्टैब्लिश होगी। वो सत्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया कई बार हमें कहानियां दिखाती हैं, हमें उपन्यास दिखाते हैं, कि वो बहस मुबाहिसे से, सहमति असहमति से, संवाद से वो प्रक्रिया होती है जिसके जरिए हम सत्य तक हम पहुंचते हैं। हमारे वेदों में भी इसी बात को कहा गया है, कई बार यही बातें दोहराई गई हैं। तो वो संवाद, असहमति, वो सब कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं। हर किसी को जो है ऐसा लगता है कि वो कोई किसी प्रकार से ये माना जाता है कि अब जो सत्ता है या जो मीडिया संस्थान है, जो राजनीति है, वो एक तरफा
कुछ ना कुछ वो आपके ऊपर आरोपित कर रही है, या इसकी टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से सत्य जो है वो नीचे तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब हमारे युग के अंतर्विरोध कि एक तरफ मैंने कहा आधुनिकता बनाम रूढ़िवाद का अंतर्विरोध और गहरा होता चला जा रहा है, और दूसरी ओर लोकतंत्र बनाम सत्ता तंत्र या तानाशाही की जो व्यवस्था है उनके बीच अंतर्विरोध बहुत गहरा होता चला जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि भारत को केवल एक चुनावी लोकतंत्र तो बना दिया जाए, लेकिन भारत को वास्तविक लोकतंत्र न बनने दिया जाए, जिसको हम कहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी बनाम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो ये सब संकट हैं। कुछ मैं संकटों की एक बहुत ज्यादा सूची आपके सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन इसके बगैर में काम भी नहीं चलता है कि हम साहित्य पे कैसे बात करेंगे। तो कुल मिला के आज की हिंदी कहानी जो है वो कल की हिंदी कहानी या पहले की हिंदी की कहानी से बहुत श्रेष्ठ हो जरूरी नहीं होता है। ये कहा नहीं जा सकता है कि आज की हिंदी कहानी ही श्रेष्ठ है, और जो 60 के दशक में 70 के दशक में कहानी लिखी गई वो कम श्रेष्ठ थी। कहानियां जो है वो घड़ी या कार या मोबाइल नहीं होते हैं कि जो बाद में तकनीक आएगी वही अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी और हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। हिंदी के एक बड़े प्रबुद्ध कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार हैं जैनेन्द्र जी, आप सबने उनकी रचनाएं पढ़ी। उन्होंने बहुत पहले उन्होंने सलाह दी थी कि आज के समय में लिखने भर से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, न ही केवल साहित्य का सामर्थ्य केवल नए समय को जानने या नए समय में लिखने से नहीं पैदा होता है, बल्कि वो सामर्थ्य व्यक्तित्व से पैदा होता है। तो साहित्य में सामर्थ्य केवल नए समय को जान लेने से नहीं पैदा होता है, और ये सलाह मुझे ठीक लगी, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो प्रधान होता है किसी भी युग के में रचनाकार का व्यक्तित्व से शायद उनका आशय रहा होगा कि रचनाकार के पास विजन कैसा है, उसके पास विचार कैसे हैं, वो तरह तरह के जो यथार्थ में सामाजिक संबंध उपस्थित हैं उनके बारे में उसके पास उसके दृष्टिकोण में कोई नवीनता है कि नहीं। तो इन्हीं सब चीजों से व्यक्तित्व पैदा होता है। तो आज के समय की जो कहानियां हैं वो मुझे लगता है कि कुछ जो अच्छे कहानीकार हैं उन्होंने अपने जो किरदार, जो घटनाक्रम, जो प्रसंग, जो कथानक अपनी कहानियों में रचे हैं वो अपनी व्यक्तित्व संपन्नता से भी रचे हैं, और जब पाठक उनको पढ़ता है, उनका आत्मसातीकरण करता है, उनको ग्रहण करता है, तो वो भी किसी न किसी व्यक्तित्व को विकसित करता है, व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये आज की कहानीकार, आज के कहानियां ये सब अगर कार्य कर पा रही हैं तो हम मानते हैं कि वो अपने समय की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और एक बात आप जानते हैं कि आज की कहानी ज्यादातर डिस्कोर्स पे आधारित है, विमर्शों पे आधारित है, यानी कि विमर्शकार होना और कहानीकार होना एक तरह से लगभग पर्यायवाची हो गया है। और आधुनिकता की जो आलोचना है और आधुनिकता विरोधी प्रवृत्तियों की जो आलोचना है वो दोनों एक साथ कहानियों में मौजूद है। यानी कि आपके पास ये अवसर है कि आपको जो आधुनिकता दी गई है उससे आप असहमत हैं। हम सब जानते हैं कि आधुनिकता के नाम पे क्या होता है। आधुनिकता के नाम पे हमसे बहुत सारे मूल्य भी छीन लिए जाते हैं। हमको एक रोबोट, हमको एक यंत्र, हमको एक गुलाम के तौर पे भी तब्दील किया जा सकता है। कहा जाता है आप आधुनिक हो गए। और ये ऐसी आधुनिकता जो है वो कई बार संवेदना से आपको दूर कर देती है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग वस्त्रों के स्तर पे, तरह तरह के गैजेट्स के स्तर पे आधुनिक तो दिख रहे हैं, लेकिन मूल्यों के स्तर पे या जीवन दृष्टि के स्तर पे वो बहुत अधिक
पिछड़ेपन के शिकार हैं। तो आधुनिकता के छल, आधुनिकता के छद्म, आधुनिकता के ये सब संकट हैं कि वो एक बाहर की एक दुनिया तो सजा देता है, लेकिन आपकी आंतरिक चेतना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं घटित होता है। और ऐसी आधुनिकता जो है वो केवल सजावट की है। तो आधुनिकता में मैं देखता हूं कि कहानियां जो है वो इसकी आलोचना कर रही है। बहुत सारी आप कहानियां पाएंगे जिसमें इन्हीं चीजों को व्यक्त किया गया है कि कोई किरदार है, वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है या कॉर्पोरेट दफ्तर है, या हमारा जो पुलिस प्रशासन राजनीति का जो पूरा तंत्र है वो बाहर से आधुनिक संरचना के तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन वो भीतर से बहुत ही सामंती मूल्यों का पोषण कर रहा है। तो शिल्प के स्तर पे तो आप आधुनिक हैं, रूप के स्तर पे, लेकिन अंतर्वस्तु के स्तर पे आप सामंती हैं या एक तरह से मनुष्यता विरोधी मध्यकालीन मूल्यों के आप शिकार हैं। तो कुल मिला के आज की कहानी जो है वो दोनों चीजों की आलोचना कर रही है। मैंने कहा एक तो जो आधुनिकता है उसकी आलोचना करना है, और दूसरी ओर जो आधुनिकता विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनकी भी वो उसके विरोध में सख्त टिप्पणियां और आलोचनाएं उस कहानी में मौजूद है। कि जो आधुनिकता विरोधी जो समय संस्कृति है जिसमें जाति के, क्षेत्र के, मैंने शुरू में कहा संप्रदाय के जो हमारा समाज ग्रस्त है, उसके विरोध में कहानियां जो हैं वो निरंतर अपनी आवाज, अपने स्वर, अपने पक्ष को दर्ज करने की कोशिश कर रही है। फिर एक बड़ा जो मुझे अब परिवर्तन घटित होता हुआ लगता है कहानियों में, वो ये है कि कहानियां एक तरह से इस बात को उठा रही हैं कि जो सत्ता और प्रशासन का जो जाल है वो लगातार कैसे मजबूत होता चला जा रहा है, और उसमें आप सत्ता और प्रशासन जो है, पहले एक समय ये नारा दिया गया था कि अब कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, ये सब बीच में नारा आया था। फिर आपने देखते देखते देखा कि ये नारा भी एक प्रकार से खोखला साबित हुआ, क्योंकि अब आप आसपास अगर महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सत्ता आपके कामों की निगरानी करती है, आपको आपका हस्तक्षेप करती है, आपके जीवन में हस्तक्षेप भी करने के लिए तैयार रहती है कि आप किस तरह से बोलेंगे, आप किस तरह से सेमिनार करेंगे, आप किस प्रकार से लेख लिखेंगे। बहुत सारे अध्यापकों को लेख लिखने की अनुमति नहीं रह गई विश्वविद्यालयों में जहां पर रिसर्च करने के लिए सबसे ज्यादा राइटिंग, लेखन का काम होता था, वहां के अध्यापक अब इस बात को शिकायत करते हैं कि हमें अपने लेख को भेजने से पहले किसी प्रशासनिक दफ्तर में उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि हम सब अब सेंट्रल सर्विस स्कूल में हमको डाल दिया गया है। तो ये सब संकट जो है वो उसको जो है वो कहानियां व्यक्त करनी। अब आप बहुत पहले कहानी आई थी, मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली की दीवार, उदय प्रकाश की कहानी थी, अब वो पूरी की पूरी काले धन की समस्या पे कहानी थी कि कैसे जो है वो एक पात्र है, उसको एक दीवार के भीतर पता चल गया है कि नोटों की गड्डियां छिपी हुई, और वो नोटों की गड्डियां जो है जैसे ही उसको पता चलता है, पूरा का पूरा तंत्र, पूरा प्रशासनिक अमला उस पर निगरानी रखना शुरू कर देता है, और वो अंततः वो एक प्रकार से दुर्घटना में एक त्रासद अंत का, त्रासद मृत्यु का वो शिकार होता है। तो यानी कि वो चारों ओर से एक सिस्टम से घिरा हुआ प्राणी, और ऐसी ही आप देखेंगे संवेदनाएं, ऐसे ही विषय जो है वो अखिलेश की कहानियों में भी सामने आए हैं। अगर मैं कुछ एक कहानियों को उदाहरण देके बात करूं कि श्रृंखला कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी, उस कहानी में भी यही होता है कि उसमें एक पात्र है, जीनियस है, लेकिन उसको ये लगता है कि वो बहुत सारे जो करप्शन हो रहे हैं उसको वो लगातार
स्तंभों में, अखबारों में लिखे वो अप्रिय नाम से वो स्तंभ लिखता है, और वो पाता है कि धीरे 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 वो एक विश्वविद्यालय का अध्यापक है, लेकिन उसका भी जो है वो विकलांग है, और पूरा का पूरा उसका जीवन जो है वो धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को वास्तव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके मूल्यों पे यकीन करके अभिव्यक्ति की आजादी जैसे अनुच्छेद 19 जैसे क्या था, वो एक तरह से उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो पाते हैं कि वो सबसे ज्यादा वो रिसीविंग एंड पे हैं, और उनको जो है वो वैसी उनको बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है जैसा किताबों में, संविधान की धाराओं में, या कई बार न्यायपालिका के फैसलों में जिसको बताया जाता है, जिसको पुष्ट किया जाता है। तो कुल मिला के ये कहानियां जो है वो जो आम नागरिकों का दमन हो रहा है, जो उनको कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, उसको वो कहानियां, मुझे लगता है कि आज की कहानियां उनको व्यक्त करने के लिए पहले से अधिक मजबूर हैं, पहले से अधिक वो उनको इस विषय वस्तु पे उनको कलम चलानी पड़ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की कहानियां अगर आप 60 के, 70 के, 80 के, 90 के दशक की आप कहानियां देखें तो उसमें ये सब उसमें नहीं चित्रण होता था कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी जिसने भी अगर उसको स्वीकार कर लिया, मुक्तिबोध का नारा तो था कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे, लेकिन कहानियों में इस तरह से उसका चित्रण नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे देखें कि वैसी कहानियां अधिक से अधिक वो लिखी जा रही है। देश की कहानियां हैं, स्वयं उदय प्रकाश की कहानियां हैं, या इधर बीच मैंने कुछ आदिवासियों की, दलितों की जो कहानियां पढ़ी हैं, उसमें ये सारे यथार्थ, ये सारे सत्य जो है सामने आ रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं कि राज्य प्रायोजित आतंक या राज्य प्रायोजित तानाशाही, वो उसके विरोध में अधिक से अधिक कहानियां सामने आ रही हैं। कहानियों की विषय वस्तु में और भी बड़े बदलाव घटित हुए हैं। आप देखेंगे कि जो भी कहानीकार कहानियां लिखना चाह रहा है, वो किसी न किसी तरह के, वो एक तरह से अब साधारण प्रेम कथाएं लिखना समाज में मुश्किल होता जा रहा है। और साधारण प्रेम कथा भी अगर आप लिखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि जो समुदाय के नाम पे नफरत है, समुदाय के नाम पे नफरत है, जाति के नाम पे नफरत है, जो उसको एक तरह से रेफरेंस करते हुए, संदर्भित करते हुए ही कोई साधारण प्रेम कथा भी लिखी जा सकती है। और आप पाएंगे कि बहुत सारी जो अंतर सामुदायिक, अंतर धार्मिक तरह तरह के तनाव हैं, वो सबसे अधिक इस दौर में सामने आ रहे हैं। और पहले की कहानियों में सांप्रदायिकता जो है वो विभाजन से प्रेरित लगती थी। विश्व साहनी की कहानियां पढ़ लें आप, चाहे आप बदी-उज़्ज़मा के साहित्य को अगर आप पढ़ लें, या राही मासूम रजा के साहित्य को पढ़ लें, तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं विभाजन था, विभाजन से जुड़ी हुई सांप्रदायिकता। लेकिन भारत ने पिछले अपने 75 साल में एक सांप्रदायिकता का एक नया नैरेटिव भी विकसित कर लिया है, और वो ये है कि कैसे बहुसंख्यकवाद को जो है वो स्थापित किया जाए। हालांकि वो बहुसंख्यकवाद स्वयं जो है वो बहुसंख्यकों के हितों के खिलाफ होता है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि बहुसंख्यकवाद जो है वो बहुसंख्यकों के हित में हो। बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकों के तो हित में होता है, लेकिन बहुसंख्यकों के जो अंदर के जो कई तरह के सेक्शंस हैं, वर्ग हैं, जैसे कि उनके बीच के कवि, कलाकार, दार्शनिक, अध्यापक, पत्रकार, वो सब भी जो है वो कहीं ना कहीं राज्य प्रायोजित हिंसा के और उसके दमन के, उसके द्वारा जो सर्विलांस की जो व्यवस्था है, उसके वो कहीं ना कहीं शिकार होते चले जाते हैं। तो सांप्रदायिकता एक तरह का झूठा विचारधारा फैलाती है कि सांप्रदायिकता बहुसंख्यकों का हित करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए हैं बहुसंख्यकवाद के नाम पे, तो क्या वहां उन्होंने अपनी क्या समस्याएं उन्होंने सुलझा ली? कभी नहीं सुलझा पाते हैं। तो ये जो एक कठोर सत्य है
इसको आज की कहानियां मुझे लगता है कि नए सिरे से व्यक्त कर रही है। विभाजन के दौर से आगे निकल आया है सांप्रदायिकता, और उसी के अनुरूप जो है वो सांप्रदायिकता से संबंधित कहानियां भी आगे बढ़ रही हैं। और आप पाएंगे कि अब जो है वो जो शक, संदेह का जो पूरा वातावरण है जो सांप्रदायिकता पैदा करती है, सांप्रदायिकता मुख्य तौर पे ही काम पैदा करती है कि वो आपकी असुरक्षा की ग्रंथियों को वो लगातार उसको एक तरह से उन ग्रंथियों को सहलाती है, उनको एक तरह से उकसाती है, और साथ साथ शक और संदेह का वातावरण पैदा करना है। तो बहुत सारे ऐसे कहानीकार उन्होंने जो इमर्जिंग सत्य है, जो बदलता हुआ सत्य है, बदलता हुआ लोकतंत्र है, बदलता हुआ भारत है, इसके भीतर जो चीजें विकसित हो रही हैं, जैसे सांप्रदायिकता का एक नया रूप, उसको उन्होंने, मुझे लगता है कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से उन्होंने उठाया, और इसके लिए हम अपने अच्छे कहानीकारों के को एक तरह से धन्यवाद भी दे सकते हैं। लेकिन कई कहानियां मुझे याद आती हैं। अब मोहम्मद आरिफ की मुझे कहानी याद आती है, तार। अब वो तार कहानी का कथानक बड़ा साधारण है। उसमें एक मुस्लिम पात्र है, और वो जो है वो लाहौर से वो इत्र मंगाता है तरह तरह के, और वो इत्र का व्यापार करता है। लेकिन वो गलती ये कर देता है कि वो अपनी शीशों पे, इत्र की शीशों पे लाहौर का इत्र वो लिख देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है इस बदलते हुए भारत में। क्योंकि लोग ये कहने लगते हैं कि ये लाहौर का इत्र नहीं, ये जरूर इन शीशियों में कोई खतरनाक लिक्विड मंगाया जा रहा है। अब वो खतरनाक लिक्विड जो है वो कई तरह की विस्फोटक सामग्री में इस्तेमाल होता होगा। कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पुलिस के केस में जो लिख दिया गया है वही आजकल सबसे बड़ा तथ्य बन जाता है। पुलिस ने अपनी FIR में जो लिख दिया वो सबसे बड़ा तथ्य बन जाता है, क्योंकि कोई उसको जांचने परखने वाला, कोई काउंटर करने वाला ना मीडिया संस्थान है, ना कोई जो है नागरिक समाज है, वो सब एक तरफा वेद वाक्य बन जाता है। फिर वो अपना एक तरह से उस व्यवसाय को बंद करके वो सोचता है चलो मैं लॉटरी का बिजनेस शुरू करता हूँ। फिर वो लॉटरी खोलता है, तो वहां वो दूसरी गलती भी कर देता है। वो उस लॉटरी सेंटर का नाम भारत माता लॉटरी सेंटर रखने की जगह वो उस लॉटरी सेंटर का नाम रख देता है अल फायदा लॉटरी सेंटर, और ये वो उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्योंकि वो अल फायदा शब्द जो है, आप सब देख ही रहे हैं, दोनों उर्दू विरोधी वातावरण है, और सत्ता में बैठे लोग इस तरह के बयान देते हैं कि उर्दू जो है वो एक खास मुस्लिमों की भाषा है। कोई केवल, हम लोगों को बहुत अभी हाल तक ये नहीं पता था कि उर्दू केवल मुस्लिम बोलते हैं। हम लोग को ये पता था उर्दू मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो है वो मुस्लिम जो है हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। क्या पंजाबी क्या केवल सिखों की भाषा है? पंजाबी तो मुस्लिमों की भाषा है। बहुत प्यारी पंजाबी बोलते हैं पंजाब में बैठे हुए, वो पाकिस्तान के पंजाब में बैठे लोग। तो ये जो एक तरह का भाषागत जो प्रयास है, उसको जो है वो कहानी दिखाती है, और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो शक, संदेह के नाम पे अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसका संबंध एक तरह से विभाजन से नहीं है। विभाजन में तो ये था कि एक दो नेशन स्टैब्लिश होना है, दो राष्ट्र बन जाने हैं, लेकिन ये विभाजन का मामला नहीं। ये सीधे सीधे एक बड़ी आबादी को, एक बड़े वर्ग को का एक तरह से हाशियाकरण है, और उस हाशियाकरण की प्रक्रिया में बहुसंख्यकों का भी हाशियाकरण होता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम केवल जो है वो मार्जिन्स पे चले जाएंगे और वो उनको आप जो है वो सेकंड क्लास, दूसरे दर्जे के नागरिक बना देंगे। बहुत सारे बहुसंख्यकों के भी वर्ग जो हैं, उनमें जैसे निम्न जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उन सबको भी जो है आप उसी प्रक्रिया में सेकंड क्लास नागरिक बनाते हैं। क्योंकि किसी को सेकंड क्लास नागरिक बनाना एक वैचारिकी विचारधारा है, और जब वो विचारधारा जब धीरे धीरे अपने पंजे फैलाती है, तब वो किसी एक वर्ग तक सीमित, एक धर्म तक नहीं रह जाती है, बल्कि उस जितने भी कमजोर वर्ग हैं, दुर्बल हैं, निर्धन हैं, निम्न हैं, उन सब को वो एक तरह से अपने पंजे, अपनी ताकत से उनका दमन करती है।
तो इस तरह की कहानियां मैं देखता हूं कि आई और इन्होंने हमें एक सामाजिक दृष्टि उन्होंने प्रदान की। एक और कहानी मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है, वो है नीलाक्षी सिंह की कहानी है परिंदे के इंतजार सा कुछ। और वो कहानी भी आप देखेंगे कि वो जो एक नया वातावरण पैदा किया गया है जिसमें प्रेम करना भी असंभव बना दिया गया है। स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध हैं उनका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। और जो जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे इंसान के जीवन की जो सबसे कोमल संवेदनाएं मार्मिकता होती थी उसको भी एक तरह की हेट्रेड, एक तरह की घृणा, नफरत आदि के दायरे में लाया गया है। और वो कहानी अपने में ये दिखाती है कि वो एक मुस्लिम लड़की नसरीन की मनःस्थिति को उजागर करती है कि वो लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती है और चारों ओर से उसको इस बात के लिए मना किया जाता है कि तुम किसी हिंदू लड़के से प्यार मत करो, क्योंकि अभी अभी एक विवादित ढांचा था ढाया गया है और वातावरण में बहुत घृणा है, बहुत नफरत फैली हुई है। और उसकी माँ उसे समझाती है कि मजहब की जब आग जलेगी तब जो है वो सब कुछ राख हो जाता है, कहीं कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। तो वो मुस्लिम लड़की नसरीन की मनःस्थिति की कैसे जो है वो एक नया समाज रचा जा रहा है जिसमें घृणा जो है वो फैलाना देशभक्ति है और प्रेम की बात करना जो है वो एक तरह से गलत भी है और मजहब विरोधी है, धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है, देश विरोधी है। तो जो घृणा केंद्रित जो राष्ट्र बनना है उसमें ये प्रेम के जितने निजी जीवन प्रसंग हैं उनको सबसे पहले निशाने पे लिया जाता है, क्योंकि इस तरह का जो राष्ट्रवाद होता है वो हर तरह की निजता पर सबसे पहले हमला करता है। इसलिए आप पाएंगे कि सबसे पहले व्यक्तिगत हमले होते हैं। आजकल आप राजनीति में देखें व्यक्तिगत अटैक बहुत होता है। हम लोगों ने अपने समय पहले में इतने व्यक्तिगत अटैक नहीं देखे थे कि किसी की माँ क्या करती है, किसी के पिता कहाँ काम करते थे, वो सारी की सारी कुंडली निकाली जा रही है। तो ये जो व्यक्तिगत हमलों को जो है वो दरअसल वो इसी तरह के एक इसको बोलते हैं कि धर्म केंद्रित राष्ट्र के गठन के लिए अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि उसमें निजी कुछ नहीं रहता है। तो इस अर्थ में कहानियां मुझे लगता है कि जो एक प्राइवेसी, जो निजता, जो व्यक्तिगत अधिकार, मानवाधिकार की जो हमारी पूरी की पूरी सोच और समझ थी उसको वो बदल रही है। वो राजनीति ये हमें सिखाती है कि मानवाधिकार जो है वो उसकी बात करना पुरानी सोच है, निजी व्यक्तिगत अधिकार की बात करना एक पुरानी सोच है। बहुत सारी कहानियां इन मुद्दों को, इन विषयों को लेकर वो सामने आ रही है। और यथार्थ के चित्रण के साथ साथ जो मुझे स्ट्राइकिंग पॉइंट लगता है आज की कहानी में, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु लगता है, वो ये लगता है कि कहानीकार एक दूसरे तर्क को भी सामने लेके आ। अच्छी कहानियां वही होती हैं, सफल कहानियां वही होती हैं जो केवल यथार्थ के बारे में यथार्थ को दिखा मत दे कि यथार्थ को हमने दिखा दिया, क्योंकि यथार्थ को देख तो सब रहे हैं। महत्वपूर्ण यह होता है कि यथार्थ के बारे में जो हमारा विजन है, जो हमारी वैचारिक समझ है, उसको भी एक तरह से वो उसको भी बदलती है। यानी कि यथार्थ के बारे में हमें हर समय हम सबको रियलिटी से जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि हम हमारी जो रियलिटी, यथार्थ की समझ है, उसको हम रिवाइज भी करते चलें, उसको एक बेहतर, उच्चतर समझ, विचार, विवेक से हम उसको बदलते हुए चलें। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां, जैसे मैं भी हाल में कहानी पढ़ रहा था, भाईचंद जोशी की कहानी है रिहाई। उसमें भी ये महत्वपूर्ण बिंदु उसमें सामने आया कि कैसे मुस्लिमों में जो सांप्रदायिकता फैलती है। अच्छी बात यह है कि केवल कहानीकारों ने हिंदू सांप्रदायिकता को नहीं टारगेट किया है, उसको फिर रेखांकित नहीं किया है। जैसे कि बीबी चंद्रा कहते थे कि सांप्रदायिकता अपने में एक विचारधारा होती है, वो हिंदू विचारधारा या हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वो सबसे पहले एक आइडियोलॉजी है, वो जो कि सिख धर्म में भी फैल सकती है,
वो हिंदुओं में फैल सकती है, मुसलमानों में फैल सकती है, बौद्धों में फैल सकती है, ईसाइयों में फैल सकती है। तो सांप्रदायिकता को सबसे पहले हमें एक विचारधारा के तौर पे उसको समझना पड़ेगा, वरना हम इस झगड़े में फंसे रहेंगे कि हमारी सांप्रदायिकता अच्छी है, दूसरे की गलत है, या हमारा आतंकवाद सही है, दूसरे का गलत है। हम फिर इस बड़े किसी एक दुष्चक्र में अपने दिमाग को फंसा लेंगे और हम पहले से अधिक पूर्वाग्रह पालने लगेंगे। और ये होता भी है कि अगर आप मुस्लिम की सांप्रदायिकता की चर्चा करें तो हिंदू खुश होते हैं, हिंदुओं की सांप्रदायिकता की चर्चा करें तो मुस्लिम खुश होते हैं। तो ये इस संकट से उबरने के लिए सांप्रदायिकता की जो आइडियोलॉजी है, जिसको काउंटर करना है, वो कुछ कहानियां मुझे लगता है कि इसको प्रपोज करती है हमारे आगे, एक विजन सामने रखती है, विचार सामने रखते हैं, विचारधारा रखती है। और रिहाई कहानी मुझे लगता है कि यही करती है, वो दिखाती है कि मुस्लिमों में जो मौलवियों का वर्ग है, जो एक तरह से शिक्षक है और मौलवी है, ये सबसे ज्यादा आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के तर्क को सबसे ज्यादा एक तरह से लोकप्रिय बनाते हैं सांप्रदायिकता की आड़ में, और वो उसमें सारे वर्ग उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो उसी कहानी में जो सबसे विपन्न व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, सज्जाद नामक एक साधारण गाड़ियों के पंक्चर कराने वाला इंसान है, बनाने वाला इंसान है, वो कहता है कि क्या घृणा की बात करना ही बहादुरी है, और अहिंसा व सब्र की बात करने वाले लोग क्या हमेशा कायम होते हैं। तो वो इस तरह की सत्य को समझ रहा है, वो इस सच्चाई को समझ रहा है कि अहिंसा और सब्र जो है वो अपने में कायरता नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिकता सबसे पहले इन्हीं शब्दों को एक तरह से पुनर्परिभाषित करती है। और जहां पे आवश्यकता नहीं है अंतर धार्मिक तनावों की, क्योंकि समाज एक स्वाभाविक गति से चल रहा है, वहां पे भी वो इसको लगातार प्रोपेगेट करती है, उसका प्रचार और प्रसार करती है। तो ये जो संकट है, इसको रिहाई कहानी मुझे लगता दिखाती है कि जो साधारण गरीब मुस्लिम हैं, वो रोजमर्रा की हिंसा को, सांप्रदायिकता को, समाज में फैलते हुए जहर को, विष को, वो बहुत अधिक उसको समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, रोजमर्रा के उनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है, कठिन जीवन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो एक प्रकार से स्थापित लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इसको विकसित और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस अर्थ में मुझे लगता है कि कहानियां, एक और कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे याद आ रही है, अनिल यादव की कहानी है दंगा भेजो मौला। वो कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बड़ा मार्मिक चित्र है। कहानी का नाम ही है कि दंगा भेजो मौल्या, कि दंगा भेजो, हम चाह रहे हैं कि दंगा हो जाए। अब वो कहानी का शीर्षक अगर आप इसको विषय वस्तु पढ़ेंगे तो उसमें यही बात सामने आती है कि मोमिनपुरा नामक एक छोटा सा इलाका है पिछड़ा हुआ, और उस मोमिनपुरा में बाढ़ आ गई। मोमिनपुरा में बाढ़ आ जाने के कारण वहां के जो गरीब मुस्लिम हैं, चारों ओर बदबूदार पानी से घिरे हुए हैं, और प्रशासन को कोई सुध नहीं है कि वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल गए कि नहीं, उनके घर में आटा, चावल का तेल है कि नहीं, किसी को कोई सुध नहीं। सब ये मानते हैं कि बाढ़ का पानी अपने आप धीरे धीरे उतर जाएगा, और वहां पे भूखमरी की हालत पैदा हो जाती है। तब वहां के जो मुस्लिम हैं, वो भूख से बिलबिलाते अपने बच्चों को देख के सोचने लगते हैं कि काश दंगा हो जाए, क्योंकि अगर दंगा हो जाएगा तब तो हमारी जान बच जाएगी, तब तो प्रशासन कम से कम राहत की सामग्री लेके आएगा, पुलिस सतर्क होगी, प्रशासन सतर्क होगा, और जो हमें बिना छुरी चलाए, बिना गोली चलाए जो हमको मारा जा रहा है, उससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत दंगा हो जाए और प्रशासन जो है अपने पुलिस बल लेके हमारे पास आए और हमें हमारी जान बच सके। तो वो दंगे की ही कामना करने लगता है। ये बड़ा 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 एक संकट है, बड़ा सत्य है कि जब तक अल्पसंख्यक वर्ग को किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा का सामना नहीं करना पड़ रहा है, या गरीबों को नहीं करना पड़ रहा है, तब तक प्रशासन भी जो है वो सोया हुआ है। तो वो किसी अतिवादी स्थिति की वो कल्पना कर रहा है, और इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे जो है जब बाढ़ का पानी का बांध टूट जाता है और वो बाढ़ का पानी
बह करके हिंदू इलाकों में जाता है और वहां के हिंदू जो है भड़क जाते हैं, कहते हैं कि अभी इन्होंने हमारे अपने बाढ़ का पानी हमारी ओर फेंका है, अभी हम इनसे निपटते हैं। तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ दंगा हो गया, अब हमारी कम से कम जान बची। तो ये सब जो विषय वस्तु है, मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी की पूरी जो हमारी समाजशास्त्र की समझ है, दंगों के समाजशास्त्र की, सांप्रदायिकता के समाजशास्त्र की, उसको कहीं ना कहीं वो चिन्हित वो बढ़ावा देती हैं, उसको विकसित कर रही है। इस अर्थ में मुझे लगता है कि ये कहानियां महत्वपूर्ण है। फिर आज की कहानियां मुझे लगता है कि एक नए तरीके से उन्होंने अपना रूप बदला है। पिछले अगर 15-20 साल की, अगर आप 20 साल का मैं लेके चलता हूं, और वो 20 साल का आप समय देखेंगे कि सूचना और संचार क्रांति का युग है। देखते देखते लोगों ने आपस में बातचीत करना छोड़ दिया है, मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ट्रेनों में, बस में ऐसा समय आएगा कि 4 व्यक्ति आपस में बैठे रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हम लोगों तो वो युग समय देखा है जब ट्रेनों में और बसों में अजनबियों से लोगों की दोस्ती हो जाती थी और वो जीवन भर वो मित्रताएं निभाते थे, और जीवन भर में नहीं, कम से कम सफर में जरूर मित्रताएं निभाते थे। तो वो युग समाप्त हो चुका है, यानी कि सूचना और संचार की क्रांति जो है। और इस क्रांति ने साथ साथ इसके उपभोक्तावाद बढ़ा है। उपभोक्तावाद इतना अधिक बढ़ गया है कि अब उपभोग करता हुआ व्यक्ति जो है वो भी अपने में बहुत विरक्ति पैदा करता है, इतना जब कोई चीज बढ़ जाती है। और लिविंग अलोन, कंज्यूमिंग अलोन का सिद्धांत आ गया है, अकेले रहो और मस्त रहो। और जो जिसको हम कहते हैं कि जॉय ऑफ शेयरिंग, की साझा करने का जो आनंद था, उसको पुराना बता दिया गया है। आजकल के स्कूल के बच्चों को मैं देखता हूं तो उनकी मम्मियां जो है समझाती हैं कि ये तुम्हारी टॉय है, ये तुम्हारी साइकिल है, किसी को मत देना। हम लोगों को कभी ये सब चीजें नहीं सिखाई गई। हम लोग को एक ही बैट होता था, एक ही स्टंप होता था, पूरी टीम, पूरा मोहल्ला कई बार उसके साथ खेला करता था। तो जो लिविंग अलोन, कंज्यूमिंग अलोन का जो पूरी दुनिया आ गई है आपके सामने, इसको आज की कहानियां मुझे लगता है कि संकट को चित्रित करती है। और इसने कोई व्यक्तिवाद को नहीं बढ़ावा दिया है। हमारे जो संकट पैदा हुए हैं वो केवल व्यक्तिवाद से नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि एक तरह के बाजार केंद्रित उपभोक्तावाद से पैदा हुए हैं, या वो कामकाज की जो कठिन स्थितियां हैं, बेरोजगारी है, उनसे हमारे संकट अधिक पैदा हुए हैं। और इन कामकाज की कठिन स्थितियों, बेरोजगारी, या परिवार में जो मर्द और औरत के बदलते हुए रिश्तों के कारण पैदा हुए तनाव हैं, अहंकार है, उनसे हमारे संकट ज्यादा पैदा हुए। और आज की कहानियां मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशीलता से इनको चित्रित कर रही है। अभी मैं हाल में कहानी पढ़ रहा था, कई बार मैं इस कहानी का उदाहरण दे चुका हूं, मधु काकड़िया की कहानी वेद 10 मिनट। और उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कौन सी दुनिया है जो हम बना रहे हैं अपने लिए, जिसमें खुदकुशी करना एक बड़ी सामान्य बात हो गई। और आजकल आप अखबारों में भी पढ़ें तो हैंगिंग के, खुदकुशी के खबरें उसमें भरी पड़ी। पहले कभी, और माना जाता है कि भारत में इस समय खुदकुशी का रेट जो है लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो इस सत्य को आज की कहानियां मुझे लगता है दिखाती हैं कि जो संयुक्त परिवार टूटे हैं, जो शोषण का शिकार हो रहे हैं लोग, महानगरों में जैसा जीवन हो गया है, वो अगर आप 1960 और 50 के दशक की कहानियों में को देखें तो उससे काफी उसमें गुणात्मक रूप से उसमें फर्क भी है। आप तो कहेंगे कि पहले भी दिखाते थे, लेकिन उसमें गुणात्मक फर्क उसमें आ चुका है। और उस कहानी में ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे से मिलता है दाढ़ी बढ़ाए हुए, कहानीकार से मिलता है, ट्रेन में मिलता है, और ट्रेन में वो बताता है कि मेरा पूरा जीवन इन महानगरों ने निगल लिया है। मैं इन महानगरों में अपने जीवन के लिए आया था कि यहाँ पे मुझे जीवन प्राप्त होगा, मेरे पास समृद्धि आएगी, लेकिन इन महानगरों में मुझे 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ी। इन महानगरों में मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, और मेरी पत्नी ने उपेक्षा और अकेलेपन के कारण, एकाकीपन के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि मेरे पास भी उसके लिए समय नहीं था। क्योंकि मैं चाहता जितना भी इंटेंशन अच्छी होती, लेकिन मेरे दफ्तर जो है मुझे इसकी अनुमति नहीं देता था।
तो इस तरह की कहानियां जो है वो मुझे लगता है कि सामने आई हैं, और ऐसी कि जिसमें उपेक्षा, अकेलापन भी स्ट्रक्चरल है। अब कोई किसी की उपेक्षा कर रहा है तो ये कोई उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी समाज व्यवस्था बना दी है, हमने ऐसे मोबाइल में लोगों को व्यस्त किया है, हमने इस प्रकार से लोगों को नौकरियों में व्यस्त कर दिया है, शेयर मार्केट में व्यस्त कर दिया है कि उपेक्षा जो है उसके बहुत सारे संरचनात्मक कारण जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सब कहानियां जो है मुझे लगता है कि हमारे सामने आई हैं। और अखिलेश की कहानी जलडमरू मध्य, उसमें भी यही इसमें एक चित्रण है कि जो एक वर्किंग कपल है जो रिटायर होने आने के बाद वो सोचता है कि शहरों में बहुत किचकिच है, शहरों में बहुत भागदौड़ है, हम इस वृद्धावस्था में इस शहरी समाज को में नहीं रह सकते, चलो हम लोग गांव लौट चलते हैं। और वहां पे जब वो गांव लौटते हैं तो वो पाते हैं कि गांव में भी उनका जो 26 कमरों वाला घर है, उस 26 कमरों वाले घर में 25 कमरों में ताला लटका हुआ है, और केवल एक कमरे में जो है वो पुरानी कोई बूढ़ी चाची रहती है, बाकी सब लोग वहां से गायब हो चुके हैं। और वो एक तरह से नए प्रकार के ग्रामीण जीवन में जो अकेलापन है उसको वो चित्रित करते हैं। पहले की कहानियों में आप देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन में भी ये सब चीजें आई थी, मोहन राकेश की कहानियों में, कि शहरी जीवन का अकेलापन। लेकिन अब की कहानियां मुझे लगता है कि जो ग्राम बनाम शहर का जो ध्रुवीकरण है, समुदाय, अकेलेपन, प्रेम, साहचर्य, सहकार इत्यादि के मामले में जो ध्रुवीकरण था, वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गया है। और मैंने बताया कि ये कहानी जो है जलडमरू मध्य इसी सच को दिखाती है कि विस्थापन किसी का नहीं हुआ है। एक तरह का संकट तब पैदा होता है जब विस्थापन हो गया है। बहुत सारे कहानीकारों ने विस्थापन पर अच्छी कहानियां की, लेकिन दूसरे तरह का संकट अब यह है कि जो विस्थापित नहीं हुआ है वो भी विस्थापन की पीड़ा का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसके घर के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया गया है, उसके परिवार के भीतर ऐसा वातावरण बना दिया गया है, उसके वहां पे बहुत सारे उसके रिश्ते नाते, इन सब ये सब जो है वो एक अलग तरह के स्ट्रेस, अलग तरह के तनाव के शिकार हो रहे हैं। तो विस्थापित हुए बगैर विस्थापन की पीड़ा का अनुभव, वो मुझे लगता है कि आज की कहानी का इस सत्य को का वो एक तरह से उसका साक्षात्कार करने के लिए विवश हो गए हैं। सारा राय बड़ी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जो कि प्रेमचंद के परिवार से हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था कम बोलने वाले भाई। अब दो भाई हैं, दोनों बहुत कम बोलते हैं। अब वो भी जो है वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं, और वहां का जो एकांत है, जो एक अकेलापन है, जो बियाबान है, जो साए साए करता हुआ सन्नाटा है, उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने पकड़ा है। तो एक नए समय के भूमंडलीकरण से पैदा हुई मानवीय स्थितियां और उससे जुड़े हुए मानवीय कष्ट, उनको मुझे लगता है कि कहानी तो, लेकिन अकेलेपन, एकाकीपन के समानांतर जो कहानियां आई हैं वो एक अलग नेचर की कहानियां हैं। आज की कहानियों में विविधता बहुत है। जैसे आप एक तरह की बात करेंगे, दूसरे तरह की बात करने वाले कहानीकारों का भी आपको उदाहरण याद आएगा, और उस कहानी में और दूसरे तरह से जो गांव का चित्रण हो रहा है वो अलग है। जैसे कि शिवमूर्ति की कहानियों में, शिवमूर्ति की आप देखते हैं कि बहुत सारे लेखकों ने भी गांवों पे बड़ी अच्छी कहानियां लिखी, जैसे कि शिवमूर्ति हैं, महेश कटारे हैं, संजीव हैं, सत्यनारायण पटेल हैं, इन सब ने जो है वो गांवों पे उन्होंने कुछ कहानियां लिखी। और उनकी बनाना रिपब्लिक कहानी भी दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कैसे बदल रहा है। कुल मिलाकर अगर आपको आज के लोकतंत्र के बदलते हुए लोकतंत्र को अगर आपको समझना है, उसकी शक्ल कैसी निकल के सामने आ रही है, उसका चेहरा कैसा है, तो बहुत सारी कहानियां उसमें मदद करती हैं। केवल समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान की किताबें मदद नहीं करेंगी, बल्कि कहानियां भी आपकी मदद करेंगी। बनाना रिपब्लिक में यही एक संकट है कि हमारे गांवों ने कैसे जो है वो चुनावों का अखाड़ा बन के रह गए हैं। चुनाव बहुत हो रहे हैं, चुनाव जो है पंचायत के हो रहे हैं, चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, चुनाव लोकसभा के होते चले जा रहे हैं, और उसमें ये कहानियां हमारी एक तरह से मदद करती हैं कि आरक्षण
जातिगत लामबंदी और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का जो सफर है और भारतीय लोकतंत्र को जो जीतना है किसी भी प्रकार के सामंतवाद से, किसी भी प्रकार के असंवैधानिक समाज व्यवस्था से, उसके मार्ग में क्या क्या संकट उसमें सामने आ रहे हैं। तो ये बनाना रिपब्लिक जैसी कहानियां हैं कि इसमें कठपुतली बना देते हैं दलित को। वो चाहते हैं कि दलित की सीट है, दलित जीत तो जाए, लेकिन वो हमारी कठपुतली बनकर रहे। और जब वो व्यक्ति कठपुतली बने रहने से इनकार कर देता है, अब वो स्वयं एक तरह से अपने को निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर देखने लगता है, तब उससे जो हास्यास्पद स्थितियां, संकट, जो समस्याएं पैदा होती हैं, मुझे लगता है कि ये कहानी एक प्रकार से उसका चित्रण करती है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको आज की कहानियों में हम देखते हैं कि अकेलापन, सांप्रदायिकता, अस्मिता विमर्श या सूचना और संचार के साधनों की आलोचना करना, या हम ये कह सकते हैं कि जो बाजारवाद है, उपभोक्तावाद है, उपभोग प्रधान सभ्यता है, उससे जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, उसको एक प्रकार से उसको अपनी विषय वस्तु में शामिल करना, या हमारे लोकतंत्र में जो विकासमान होने और हमारे लोकतंत्र में विकृत हो जाने हैं कि जो एक साथ संभावनाएं मौजूद, हमारे लोकतंत्र में दोनों तरह की संभावनाएं, या तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बन सकती है या एक फ्लॉड डेमोक्रेसी, बहुत ही खराब डेमोक्रेसी बन सकती है। इसमें दोनों तरह की इसमें क्षमताएं और संभावनाएं इसमें निहित हैं। तो उन क्षमताओं और उन संभावनाओं को एक तरह से खंगालना, उसको टटोलना, मुझे लगता है कि कई कहानीकारों को मैंने नाम दिया और बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों पे बात होने लग जाए तो कई घंटों बात हो सकती है। तो वो सब जो है वो हमें दिखाती हैं कि आज के वर्तमान दौर का मनुष्य पहले से अधिक थकान से भरा हुआ है, बदहवास भी है, उसके ऊपर अधिक निगरानियां हैं और वो बहुत सारी सूचनाएं तो जुटा सकता है, पर्यटन की, फैशन की, सेक्स की, पोर्नोग्राफी की, तरह तरह के और व्यंजनों की, फूड आइटम्स की, लेकिन उसके पास जो वास्तविक सूचनाएं हैं वो पहुंचने में वो उस तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। इस संदर्भ में मुझे अनिल यादव की कहानी, संजय कुंदन की कहानियां मुझे बहुत याद आ रही हैं। तो वो कि सूचना का मिथ है कि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो धर्म स्थलों में जो उत्पीड़न हो रहे हैं, राजनीति के माध्यम से जो उत्पीड़न हो रहे हैं, तरह तरह के कॉर्पोरेट क्राइम हो रहे हैं, अब तो बड़े बड़े पैमाने पे ठेकेदारियों से जुड़े हुए जो तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, वो सारी सूचनाएं आपके हाथ से, आपकी आंखों के सामने से गायब कर दी गई। तो आम जनता को इस भ्रम में रखना कि वो बहुत सूचना संपन्न है, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे उसको सूचना से विपन्न बनाते जाना, सूचना विपन्न बनाते जाना और एक अनागरिक में बदलते जाना कि वो नागरिकता के स्थान पे वो कुछ भी अन्य बन जाए, बस एक अच्छा, प्रश्नाकुल, समझदार, विवेकवादी नागरिक ना बने। ये कहानियां मुझे लगता है कि आज के इस दौर की भयावह सच्चाई को प्रकट करती हैं और इन कहानियों को पढ़ के लगातार आप भी संवाद करें, मैं भी संवाद करूं, तभी हम किसी एक ठोस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। आप सबने सुना, मेरी बातें गौर से सुनी, बहुत आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि कुछ आप लोगों से भी दो शब्द सुनूं। बहुत बहुत धन्यवाद और हरियाणा लेखक मंच का भी बहुत आभार। मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और करनाल से डॉक्टर ज्ञानी देवी जी से अनुरोध है कि वो श्रीमती कमलेश मलिक जी को पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। आप जोरदार तालियां बजा करके जरूर अभिनंदन करते रहें। डॉक्टर ज्ञानी देवी जी कॉलेज में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और कमलेश मलिक जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो बहुत धन्यवाद।
अब मैं बुलाना चाहूंगा इस सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी को। पूर्व प्राचार्य हैं, वीबीएम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो आए और मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी। और वल्लभगढ़ से हमारे बीच पूर्व हिंदी अधिकारी आए हैं, श्री किशोर कुमार कौशल जी, वो आए और पुष्प भेंट करके विनय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करें। पलवल से हमारे बीच रचनाकार श्री कुमार दत्त शर्मा जी भी आए हैं, वो भी आ जाए और दोनों हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी का स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि हमारे हरियाणा लेखक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया जी भी मंच पे स्थान ग्रहण कर लें। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको जानकारी है कि कुछ दिनों पूर्व हमसे दो महत्वपूर्ण रचनाकार बिछुड़ गए हैं। अंबाला में साहित्य की निरंतर अलख जगाती रही और शुभ तारिका पत्रिका के माध्यम से निरंतर साहित्यिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाती रही। स्वर्गीय उर्मी कृष्ण जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1938 को मध्य प्रदेश के शहर हरदा में हुआ था, 87 वर्ष की उम्र में 25 अक्टूबर 2025 को उनका देहांत हो गया है। वो जानी मानी रचनाकार थी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, 2 यात्रा वृत्तांत लिखे, एक लघु कथा संग्रह, एक हास्य व्यंग्य संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 8 बाल पुस्तकें और साहित्य अकादमी सहित अनेक मंचों से उन्हें सम्मानित किया गया था। उर्मी कृष्ण जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन शुभ तारिका पत्रिका और अन्य अनेक साथी उनके विरासत को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और 31 अक्टूबर को वरिष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार श्री रामदरस मिश्र जी की 101 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जन्म 15 अगस्त 1924 को गांव डुमरी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और 150 से अधिक उनकी किताबें थी। उन्होंने, उनकी एक गजल बहुत चर्चा में है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, न हंसकर न रोकर किसी में उंडेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। इन दोनों साहित्यकारों उपन्यासकार श्री लाजपत राय गर्ग जी पंचकुला से, वो भी बीच में बिछुड़ गए हैं। तो तीनों साहित्यकारों के लिए हम चाहेंगे कि हम सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के 2 मिनट मौन रखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। बहुत शुक्रिया। कृपया अपना स्थान ले लें। अब मैं हरियाणा लेखक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष, जाने माने साहित्यकार डॉक्टर अशोक भाटिया जी से
निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। सभी का स्वागत और मंचासीन अतिथियों का परिचय दें। डॉक्टर अशोक भाटिया जी। हरियाणा लेखक मंच के चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन में निकट दूर से आए सभी साहित्यकारों का मैं मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जहां भी विचार की बात होगी, जहां भी गंभीर साहित्य की बात होगी, वहां निश्चित रूप से संख्या कम होगी। यह सोच विचार की जगह उत्सव धर्मिता का दौर है। जहां जहां उत्सव होंगे, जहां जहां संकीर्णताओं पर गर्व किया जाता रहेगा, वहां वहां संख्या बढ़ेगी। यह विवेक के ठीक विपरीत उन्माद का दौर है, और उन्माद में मस्तिष्क काम नहीं किया करता। साहित्यिक दृष्टि से कहें तो यह दौर शब्द और संवेदना के अभूतपूर्व संकट का दौर है। समाज और साहित्य दोनों में ही दृष्टि संपन्नता, सामाजिक प्रतिबद्धता, इस क्षेत्र पर सोचने, बैठने, चर्चा करने की जरूरत है। और ऐसी सार्थक चर्चा करने के लिए हम लेखकों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। हरियाणा लेखक मंच इस कड़ी में साहित्य और सरोकारों पर केंद्रित अपनी गतिविधियां चला रहा है। मित्रों, हमारे वार्षिक सम्मेलनों की यह चौथी कड़ी है और हम साहित्य पर केंद्रित ही अपनी बात कर रहे हैं। हमारे पिछले सत्रों में, ठीक पिछले सत्र में गुड़गांव में एक शीर्ष व्यंग्यकार वर्तमान समय के प्रेम जन्मेजय आए थे, और साहित्य इतिहास पर बात करने के लिए डॉक्टर विनोद शाही आए थे। उनसे पहले के सत्रों में दिल्ली से डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर रमेश उपाध्याय की सुपुत्री आई थी कहानी पर बात करने। ज्ञान प्रकाश विवेक आए थे हिंदी कहानी पर सामान्य रूप से अपनी बात कहने। प्रज्ञा जी ने उसमें स्त्री की स्थिति पर बात की। मजीद मानवी आई थी रोहतक से। ये सब लोग गंभीरता को मद्देनजर रखकर अपनी बात कहकर गए हैं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि भविष्य में हमारी जो भी अभी तक चर्चाएं हुई हैं, उन सब को केंद्रित करके एक पुस्तक शीघ्र ही आपके सामने आएगी, जिसमें जितने साहित्य चर्चा हुई वो सारा उसमें शामिल किया जाएगा। आज के प्रथम सत्र के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वैभव सिंह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सत्र श्री राकेश वत्स की स्मृति को समर्पित है। अंबाला छावनी के श्री राकेश वत्स निरंतर उपन्यास और कहानी लेखन में सक्रिय रहे। उन्होंने सक्रिय कहानी आंदोलन चलाया और मंच पत्रिका के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया। तो पहले सत्र में डॉक्टर वैभव सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। इलाहाबाद और जेएनयू से उच्चतर शिक्षा प्राप्त डॉक्टर वैभव सिंह कई मीडिया संस्थानों सहित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर विश्वविद्यालय में अध्यापन कर चुके हैं। वे एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास के रचनाकार भी हैं, लेकिन मैं उन्हें परमानंद श्रीवास्तव और मैनेजर पांडे के उत्तरवर्ती आलोचकों में एक प्रमुख स्थापित और सक्रिय आलोचक के रूप में निरंतर देख और पढ़ रहा हूं। आपकी 7 आलोचनात्मक कृतियों में इतिहास और राष्ट्रवाद, आलोचना के क्षितिज, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता जैसी रचनाएं हैं, और दिव्या एक पुनर्पाठ जैसी 3 संपादित पुस्तकें शामिल हैं। यह आपके व्यापक दृष्टिकोण, विशद अध्ययनशीलता और गंभीर आलोचना कर्म की साक्ष्य हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा
इनमें से कुछ पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संदर्भ पुस्तक के रूप में शामिल हैं। आपके सम्मानों की लंबी सूची है, सारी नहीं पढ़ना चाहता। देव शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान, वनमाली कथा आलोचना सम्मान आदि से पुरस्कृत डॉक्टर वैभव सिंह का हम ये जो हरियाणा लेखक मंच है अपने बीच पाकर गौरवान्वित अनुभव करता है और विशेष रूप से आपका धन्यवाद भी करता है कि आप जैसा सुस्थापित आलोचक हमारे जैसे उभरते हुए मंच को अपना नाम देकर हमें महत्व प्रदान कर रहा है। सत्र की अध्यक्षता हमारे बीच श्रीमती कमलेश मलिक जी कर रही हैं। वरिष्ठ कवि कथाकार हैं, सारा हरियाणा आपसे वाकिफ है। आपकी 8 पुस्तकें हैं, 3 कविता संग्रह है, 3 कहानी संग्रह है। अभी एक कहानी संग्रह भी हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ 2-3 साल पहले, और एक लघु कथा पुस्तक के अलावा आपकी एक विशिष्ट आलोचनात्मक कृति है जिसका नाम है शंकराचार्य और हरियाणा के संत कवि। हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे पुराने सहपाठी डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी मौजूद हैं। ये पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं कॉलेज में, और ये देख रहे होंगे आप वीवीएम ट्रस्ट जो लिटरेरी इवेंट है ये चला रहे हैं। मैं इनको मजाक में कहता हूं कि सूरज के भी 7 घोड़े होते हैं, लेकिन आपने अपनी समाज सेवा के 9 घोड़े खोल रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। ताकि ये अपनी बात स्वयं कहेंगे। मैं पुनः एक प्रोफेसर, एक रचनाकार और एक आलोचक को अपने बीच पाकर प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। हमने डॉक्टर वैभव सिंह जी आपको निर्गुण रूप में बहुत पढ़ा है, आज आपको सगुण और साकार रूप में आपको देख रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करता हूं।